नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है और मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ और उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जापान के सम्राट के बारे में अध्ययन किया था, उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे जापान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री, यानी वहाँ पे संसदीय प्रणाली है और उसकी शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो संविधान है उसका अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। जो वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 65 में ये शक्तियाँ उसमें निहित की गई हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो कैबिनेट का स्वरूप था उसके बारे में भी हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो जो कैबिनेट है वो जापान की एक पुरानी संस्था है, लेकिन जो नई कैबिनेट प्रणाली है उसका सूत्रपात वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हो गया था। और वैसे देखें तो जापान में जो कैबिनेट की स्थापना है वो 1885 की एक शाही घोषणा के द्वारा की गई थी और 1889 में जब मेजी संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें कहीं भी कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री के शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया था। और 1885 में प्रिंस एटो ने पहली बार कैबिनेट गठित की और साथ में ही सरकार के 9 विभाग थे और जो प्रत्येक विभाग था वो एक राज्य मंत्री के अधीन किया गया था। और मेजी संविधान के अंतर्गत केवल इतना ही लिखा था या इतना ही उल्लेख था कि राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे, वो सम्राट को परामर्श देने का कार्य करेंगे और उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे। साथ ही जो मेजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट प्रशासन की मुख्य संचालक थी एवं नीति निर्माता अंग न होकर केवल मंत्रणा देने वाली समिति ही थी। यानी जो सारी शक्तियाँ थी, चाहे कार्यपालिका शक्ति हो चाहे व्यवस्थापिका शक्ति हो, सारी शक्ति सम्राट में निहित थी। जो मंत्री थे वो सम्राट को परामर्श देने का कार्य करते थे और यह आवश्यक नहीं था कि सम्राट उनके परामर्श को माने या नहीं माने। मंत्री डाइट के सदस्य हों यह भी आवश्यक नहीं था और वह डाइट के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे। जो मंत्री थे वो व्यक्तिगत रूप से सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे, अर्थात उस समय सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी अभाव था। और प्रधानमंत्री के लिए भी यह आवश्यक नहीं था कि वह प्रतिनिधि सदन के बहुमत दल का नेता हो। जो प्रधानमंत्री था वो विभिन्न दलों के जो भीतरी गुट थे, उनके धनिक वर्ग और सेना की जो इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य मंत्रियों का चुनाव करते थे। तो यानी उस समय कैबिनेट थी, प्रधानमंत्री भी था, लेकिन उसका वो स्वरूप नहीं था जो वर्तमान में संसदीय प्रणाली में देखने में मिलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जापान में जो कैबिनेट थी वो उसकी स्थिति दुर्बल थी और मेजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट तो थी लेकिन कैबिनेट पद्धति वाली सरकार नहीं थी। कैबिनेट का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं था, वह केवल एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में थी और जिसे अनेक दबावों में रहकर सम्राट के अधीन कार्य करना पड़ता था। और हम देखें अभी जो नया संविधान है उसके अंतर्गत जापानी कैबिनेट का संगठन किस प्रकार का है। संविधान का जो 5वां अध्याय है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है और देश की संपूर्ण प्रशासकीय शक्ति देखें तो वो मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कानून द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री तथा जो अन्य मंत्री हैं वह असैनिक नागरिक होने चाहिए। मंत्रिपरिषद अपने समस्त प्रशासकीय कार्यों के लिए डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जैसे कि हमें पता है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भी ऐसा ही है, भारत की संसदीय प्रणाली में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। डाइट के एक प्रस्ताव के द्वारा डाइट के ही सदस्यों में से प्रधानमंत्री के नामांकन का कार्य सर्वप्रथम डाइट के द्वारा किया जाता है। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री स्वयं करता है और जो मंत्रियों की संख्या है वो डाइट के सदस्यों में मंत्रियों की जो अधिकांश संख्या है वो डाइट में से ही ली जाती है। प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका सभा से बाहर भी मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं है, वह प्राय बदलती रहती है, लेकिन ये संख्या प्राय 16 से 20 के बीच में रहती है। आगे है जापानी कैबिनेट का कार्यकाल। जापान की कैबिनेट की कोई निश्चित अवधि नहीं है।
वह डाइट के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा के बहुमत के समर्थन तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है। जैसे कि भारत में भी संसदीय प्रणाली है, वैसे तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर विश्वास समाप्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति जापान में है। और यदि निचले सदन कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो कैबिनेट को 10 दिन के भीतर या तो स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए या प्रतिनिधि सदन को भंग कर देना चाहिए, और उसके बाद दोबारा निर्वाचन वहाँ पर तय करेगा। जब कैबिनेट को त्यागपत्र देना होता है तो वह दोनों सदनों के अध्यक्ष को इस बात की लिखित की सूचना देता है। यह सूचना प्राप्त होने पर डाइट नए प्रधानमंत्री को छांटने का कार्य शुरू कर देती है। आगे है कैबिनेट की शक्तियाँ एवं कार्य। जापान के संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 73 है उसमें कैबिनेट के कार्यों का वर्णन किया गया है, और कैबिनेट साधारण प्रशासन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करती है। पहला है कि वह कानूनों को वफादारी से लागू करना, राज्य के कार्यों का संचालन करना, विदेशी मामलों के प्रबंध का कार्य भी किया जाता है। संधियां भी कैबिनेट के द्वारा की जाती है, लेकिन संधियां करने से पहले या बाद में जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुकूल डाइट से अनुमोदन या उसका समर्थन आवश्यक है। कानून द्वारा निश्चित स्तर के अनुसार नागरिक सेवा का प्रबंध का कार्य भी किया जाता है। बजट तैयार करना और उसको डाइट के सम्मुख रखने का कार्य भी मंत्रिमंडल करता है। आम माफ़ी प्रदान करना, विशेष माफ़ी, दंड परिवर्तन, दंड को स्थगित करना आदि कार्य के बारे में कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया जाता है। मंत्रिमंडल ही सब विभागों की निगरानी करता है। गृह तथा वैदेशिक नीतियां निर्धारित करने का कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यदि निचले सदन को भंग कर दिया जाए और किसी संकट की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल उच्च सदन की विशेष बैठक बुला सकता है। तो उपयुक्त जो महत्वपूर्ण अधिकारों के अलावा कैबिनेट को प्रतिनिधि संघ को भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है, और प्रतिनिधि सदन को भंग करके वह हाउस ऑफ काउंसिलर का संकटकालीन अधिवेशन भी बुला सकता है। इस प्रकार हम देखें कि वहाँ पर भी संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली होने के कारण कैबिनेट शासन व्यवस्था का प्रमुख अंग होता है और समस्त शासन की सत्ता कैबिनेट के हाथों में होती है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।